Good morning, students. We were discussing halogens, and the next topic is anomalous behavior of fluorine. Anomalous behavior of fluorine तो इस group में हम कर रहे हैं. Otherwise, we have been discussing anomalous behavior of every first element in every group of P block. Previously, we have done all of them. अब हम करेंगे फ्लोरीन का anomalous behavior, जिसके reasons, anomalous behavior के reasons हमेशा सिमिलर ही हैं. स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल. ये चार रीजंस हम हमेशा जब भी एनॉमलस बिहेवियर के किसी भी ग्रुप के पहले एलिमेंट के एनॉमलस बिहेवियर की बात आती है तो ये चार रीजंस हम हमेशा देते आए हैं कि एनॉमलस बिहेवियर का कारण ये है. लेकिन फ्लोरीन के केस में देयर इज वन एक्स्ट्रा रीजन जो इससे पहले शायद क्या इससे पहले वाले एनॉमलस बिहेवियर में हमने नहीं दिया है, और वो है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F' बॉन्ड, जो हम पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन द टू फ्लोरीन एटम्स द बॉन्ड ऑफ फ्लोरीन इज क्वाइट वीक. तो ये ऐसा रीजन है जो इससे पहले वाले ग्रुप्स में जो एनॉमलस बिहेवियर था वहां पे ये रीजन नहीं था. सो दिस इज अ न्यू थिंग. रादर हमने नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का डिस्कस किया था, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वर फाउंड अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव ड्यू टू देयर वेरी स्टेबल. नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड बहुत स्टेबल होता था, और इसीलिए रिएक्शंस हमने किया था वाई नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, और दूसरा ऑक्सीजन के लिए किया था दैट हाउएवर द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन आर exothermic in nature, yet they need some energy for initiation. तो वो मतलब वो डिफरेंट चीज है. यहाँ इस ग्रुप में ये नई बात है, पहले नहीं हुआ ऐसे. अब एग्जाम्पल्स ऑफ एनॉमलस बिहेवियर की बात आती है तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल ये है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. मतलब फ्लोरीन जब किसी के साथ भी रिएक्ट करती है तो रिएक्ट फास्ट करेगी, और इसके रिएक्शंस जो हैं बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं. इवन इतने एक्सोथर्मिक होते हैं दैट दे आर टफ टू बी कंट्रोल्ड एंड समटाइम्स दे मे लीड टू एक्सप्लोजन्स. सो नाउ जब ये बात है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो फिर वहां पे रीजन भी हमें एक्सप्लोर करना है. होता क्या है, फ्लोरीन एक छोटा सा एटम है, और जब ये किसी के साथ रिएक्ट करता है किसी भी चीज के साथ, तो जैसे फ्लोरीन प्लस H2 अगर HF ही बनना है तो फ्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला है. यहाँ पे दो बनेंगे. फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा कि इस दौरान बहुत सी एनर्जी रिलीज होगी. मतलब बहुत स्टेबल और स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाता है फ्लोरीन किसी भी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, जिस किसी के साथ भी ये रिएक्ट करता है. इट मेक्स वेरी स्ट्रांग बॉन्ड्स, और जब भी कोई स्ट्रांग बॉन्ड बनता है तो जितना वो स्ट्रांग होता है उतनी ही वहां से एनर्जी रिलीज होती है. तो जब भी किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी और वो हाई अमाउंट में होगी, यहाँ पे कंज्यूम भी हुई होगी जब फ्लोरीन का फ्लोरीन से बॉन्ड तोड़ा होगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ा होगा, वो कंज्यूम हुई होगी उस वक्त एनर्जी, लेकिन दैट इज लेसर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्लोरीन मेड covalent bond with hydrogen, and it makes very strong bonds, very stable bonds in which huge amount of energy is released, which makes the overall reaction quite exothermic in nature.
तो हम सिंपली लिख लेंगे इट फॉर्म्स स्मॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग सच बॉन्ड फॉर्मेशंस। अब एनॉमलस बिहेवियर का ही एक और एग्जाम्पल इसमें देखें कि एनॉमलस बिहेवियर का इसका सेकेंड एग्जाम्पल है इट फॉर्म्स जस्ट वन ऑक्सो एसिड दैट इज HOF या HFO वट एवर यू मे कॉल इट। हाइपोफ्लोरस एसिड होता है केवल एक ही, लेकिन जो बाकी हेलोजेंस हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, क्लोरीन ही जैसे हाइपोक्लोरस X की जगह आप Cl रख दें, Br रख दें, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। लेकिन फ्लोरीन ये फ्लोरस, फ्लोरिक, परफ्लोरिक ऐसा वाला कोई नहीं बनाता, केवल हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है एक ही। तो ये बिहेवियर भी इसका अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की अपेक्षा जो है वो डिफरेंट है। और फिर एक एनॉमलस बिहेवियर का एक और एग्जांपल इसमें हम डिस्कस करेंगे। हेलोजन एसिड्स हैं, देखिए HF, HCl, HBr, HI, these are known as halogen acids. Hypofluoric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, hydrobromic acid and iodic acid, hydroiodic acid. तो इनमें केवल HF जो है वो लिक्विड है, बाकी HCl, HBr, HI हालांकि इससे साइज और मास में बड़े हैं, बट दे आर गैसेस एंड ओनली HF इज लिक्विड। सो ये बाकियों की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है इसका। नाउ इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए HF में क्या है, फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एंड इट हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है और हाइड्रोजन तो 2.1 है। सो देयर इज बिग डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो उस कारण से फ्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल। ये जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में नहीं रहेगा, इसको ज्यादा कौन खींच लेगा, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और फ्लोरीन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है ये HCl, HBr, HI में नहीं हो पाती, क्योंकि क्लोरीन की एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऊपर से साइज बड़ा है, इसलिए इस तरह की इतनी स्ट्रॉन्ग चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाती। होता है हल्का फुल्का चार्ज आता है। यहां पे HF में बड़ी स्ट्रॉन्ग चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, HCl में कम, HBr और HI में तो फिर बहुत ही कम होने वाली है। अब HF में इतनी स्ट्रॉन्ग चार्ज सेपरेशन का नतीजा निकलता है कि जैसे ये आपका एक HF मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब फ्लोरीन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह के चार्जेस आ गए। अब ये वाला फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला आगे और ये वाला आगे, मतलब दिस विल गो ऑन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स HF इज लिक्विड। बट दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल अगर यहां पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन पे इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता जितना फ्लोरीन पे है। कारण क्या है, ड्यू टू बिग साइज ऑफ क्लोरीन एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। सो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो HCl क्या होगा, गैस। सेम इज द रीजन फॉर HBr एंड HI। सो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लिख सकते हैं कि HF forms intermolecular hydrogen bonding due to small size and high electronegativity of fluorine, but the other halogens have big size and low electronegativity. ये हम डिस्कस कर ही चुके। Therefore, they don't form intermolecular hydrogen bonding, hence they are gases. Okay, now after anomalous behavior, we are now discussing the halogen acids and order of their acidic strength.
अब हैलोजन एसिड्स मैंने पहले भी बताया कि HF, HCl, HBr, HI दे ऑल आर नोन एज हैलोजन एसिड्स। अब इनमें हमें ये अरेंज करना है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन वीकेस्ट है। अब देखें HF से HBr, ये सी हियर, दिस इज HF। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा, ब्रोमीन का साइज बड़ा, आयोडीन का साइज बड़ा। हाँ, इनमें हैलोजन के पास, सभी हैलोजन्स के पास 3-3 लोन पेयर्स हैं, बट हाइड्रोजन हैज नो लोन पेयर। तो लोन पेयर है इनके अपने हैं, इनको कोई, हाइड्रोजन के पास भी अगर लोन पेयर होता तो वो लोन पेयर रिपल्शन वाली बात आती जैसी F2 में थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। उल्टा क्या है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाइड्रोजन का साइज भी छोटा है। छोटे साइज वाले एटम्स के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग बनता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन तो वही स्मॉल साइज, लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा। सो दिस कोवेलेंट बॉन्ड विल बी वीकर देन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल बी स्टिल द वीकर। ये ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा है, तो हाइड्रोजन के साथ जो इसका बॉन्ड है वो इस बॉन्ड की, इस कोवेलेंट बॉन्ड की अपेक्षा और कमजोर है। और हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड तो बेहद कमजोर है, क्योंकि एक का साइज इतना छोटा और एक का साइज इतना बड़ा। सो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि HF से HI की तरफ जाते हुए हैलोजन का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए द कोवेलेंट बॉन्ड जो है, हैलोजन एसिड का कोवेलेंट बॉन्ड जो है, यहां स्ट्रॉन्गेस्ट है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, और कम स्ट्रॉन्ग, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग, या कह सकते हैं कि दिस इज द वीकेस्ट। तो दिस इज वीकेस्ट बॉन्ड एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो हम जब छुड़ाना चाहेंगे तो HF से H को छुड़ाना सबसे मुश्किल है, थोड़ा आसान और सबसे आसान। तो कहने का मतलब है सबसे कमजोर बॉन्ड होने के कारण HI जो है सबसे आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। HBr थोड़ा मुश्किल, HCl और मुश्किल, और HF सबसे ज्यादा मुश्किल। तो सबसे पहले हमें H पॉजिटिव कौन दे देगा, ये। तो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड दिस विल बी द वीकेस्ट एसिड। अगर लिखने की बात है तो हम लिखेंगे एज वी गो फ्रॉम HF टू HI द साइज ऑफ हैलोजन इज इंक्रीजिंग एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज decreasing. Therefore, the tendency to release H positive is increasing as we go from HF to HI. और टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव, या कहते हैं एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई स्टेबिलिटी की बात करेगा तो HF विल बी मोस्ट स्टेबल, HCl विल बी लेस स्टेबल, लेसर एंड लीस्ट स्टेबल। तो हम दोनों ही ऑर्डर्स लिख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो ये है, एसिडिक स्ट्रेंथ HI is more acidic than HBr and this is increasing. अगर HF से HI की तरफ जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी, HF की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। HCl उससे कम स्ट्रांग, HBr उससे कम स्ट्रांग एंड HI सबसे कमजोर। ये दोनों ऑर्डर्स आप याद रखेंगे। स्टेबिलिटी इस तरफ को बढ़ रही है और एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरफ को बढ़ रही है। रीजन दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में ही छुपा हुआ है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन का पहले भी डिस्कस किया हमने कि HOF हाइपोफ्लोरस एसिड। फ्लोरीन तो केवल एक ही बनाता है, क्लोरीन हाइपोक्लोरस एसिड, ये ब्रोमीन भी बनाता है, आयोडीन भी बनाता है इस एसिड को। तो लेकिन क्लोरस एसिड HOC ऐसे लिखने की अपेक्षा हम इसको बेटर है HClO2 करके लिखें तो ज्यादा सही है। और ये वाला एसिड ब्रोमीन नहीं बनाता, आयोडीन भी नहीं बनाता, और फ्लोरीन तो नहीं बनाता है।
लेकिन HClO3, HClO4, क्लोरीन ये चारों एसिड्स बनाता है, और ब्रोमीन जो है वो HbRO3, HbRO4 और HiO3, HiO4। इनके नाम हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, ये तो कन्वेंशनल नेम्स हैं। अदरवाइज सिंपल सी बात ये है, जैसे इसी के नाम IUPAC का जो लेटेस्ट कन्वेंशन है वो है, जैसे ये लिखना है हमने क्लोरिक, ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में क्लोरिक 1 एसिड, और इसको जो ये वाला है यहाँ पे क्लोरिक 1 क्यों लिखा है, यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो -1 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी +1 आ रही है। HClO2 में क्लोरीन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, तो देखें दिस ऑक्सीजन इज -2, तो 2 into 2 -4 हो गया, हाइड्रोजन इज +1, तो -4 + 1 दैट इज 3, तो इसे हम कहेंगे क्लोरिक 3 एसिड अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन। यहां पे देखें 3 2 6, ये -6 ऑक्सीजन के कारण हो गया और हाइड्रोजन के कारण +1, -6 और +1 क्या हो गया +5, तो इसको हम लिखेंगे क्लोरिक और रोमन लेटर्स में ब्रैकेट में 5। उसी तरह से ये -2 into 4 दैट इज -8 और हाइड्रोजन क्या है +1, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लोरीन की 7, तो इसको लिखेंगे क्लोरिक 7। ऑन द सिमिलर पैटर्न वी कैन नेम अदर हेलोजन एसिड्स, बस वहां क्लोरस की जगह यहाँ पे ब्रोमिक 1, ब्रोमिक 5, ब्रोमिक 7, इस तरह से नाम कर देंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें, और याद रखने वाली बात यह है कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है और वो ये है। अब इसके अगली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हमें अगर अरेंज करना है, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इन सबको अरेंज करना है हमें इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सो दिस इज एन एसिड, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो ClO नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस ClO2 1 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस ClO3, H पॉजिटिव प्लस ClO4। जब किसी एसिड से H पॉजिटिव, दिस इज एसिड, और जब इसका H पॉजिटिव रिलीज करवा दिया जाए तो ये जो पार्ट इसका, इससे ये जो इसका काउंटर पार्ट बना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका ये, इसका ये, इसका ये। नाउ ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। बेस का काम होता है H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना। ये कॉन्जुगेट बेस अगर इस H पॉजिटिव को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये और ये दोनों मिल गए तो ये बनेगा। अगर इसको H पॉजिटिव की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, देन दिस एसिड विल बी टर्म्ड एज वीक एसिड। अट्रैक्शन को भी छोड़िए, जो बेस H पॉजिटिव को एकदम से अट्रैक्ट कर लेगा वो स्ट्रांग बेस होगा। इफ द कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रांग देन एसिड विल बी वीक। If the acid is strong, then conjugate base should be a weak base. अब हमें देखना है कि किसका conjugate base सबसे weakest base है, और जिसका conjugate base सबसे weakest होगा वो सबसे strongest acid होगा, and vice versa. So let us check it. ये HClO है, ये इसका conjugate base। HClO means Cl। HClO का structure इस तरह से होता है बेसिकली, OH और Cl जो है वो इसके साथ, मतलब स्ट्रेट नहीं है ये, इस तरह से क्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, और दिस इज इट्स स्ट्रक्चर, दोनों बॉन्ड सिंगल हैं।
तो ClO नेगेटिव, HClO ने जब H पॉजिटिव छोड़ा तो क्या बन गया, ClO1 नेगेटिव। HClO2 को देखें, इसका साथ ही में स्ट्रक्चर भी, चलिए स्ट्रक्चर्स बाद में करते हैं। इससे बना ClO2 1 नेगेटिव। ClO2 1 नेगेटिव में क्या होगा, दिस नेगेटिव चार्ज कम्स हियर। नेगेटिव चार्ज मीन्स बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कंप्लीट बॉन्ड। अगर Cl और O के बीच यहां बॉन्ड आ जाता है तो Cl इस बॉन्ड को कहां शिफ्ट करने वाला है, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहां रह गया सिंगल बॉन्ड, और Cl और O का बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट करिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज था वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और जो यहाँ पे बॉन्ड था वो कहाँ चला गया, नेगेटिव चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो गया। सो वी कैन से ये ऐसी स्थिति आ गई, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वो यहां से लेके यहां तक फैल गया, तभी हम इसको इस तरह से डॉटेड ये कर रहे हैं। The negative charge which was resting on just one oxygen is distributed on these 3 atoms, 1, 2, 3, 2 oxygens and 1 chlorine due to resonance। और इसके कितने resonating structures बने, 2 resonating structures बने। तीसरा resonance hybrid हो गया। HClO3 को देखिए, HClO3 जब H पॉजिटिव छोड़ेगा तो इसका बनेगा ClO3 1 नेगेटिव। ClO3 1 नेगेटिव में इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन इसको कहां करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एडजस्ट करेगा, और डबल बॉन्ड किसके सिर पे चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के सिर पे नेगेटिव चार्ज की तरह चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पे ये, और ये बॉन्ड इधर आ गया। सो O डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। सो ये नेगेटिव चार्ज यहां से शुरू हुआ, इस क्लोरीन के थ्रू इस ऑक्सीजन पे गया, और फिर फैलता हुआ यहां पे भी आ गया। सो यू कैन ड्रॉ इट Cl O O O, और नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन्स ने और इस क्लोरीन ने अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। HClO का जो कॉन्जुगेट बेस था वहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रेस्ट करता रहा। HClO2 का जो कॉन्जुगेट बेस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इन तीनों ने, और HClO3 वाले को 4 एटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। HClO4 वाले को, क्योंकि 4 ऑक्सीजन्स हैं, यहां पे डबल बॉन्ड होने वाला है, और ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ चला गया, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहां से नेगेटिव चार्ज चलते यहां पहुंच गया। अभी इधर कुछ नहीं हुआ है। अभी अब क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और ये बन गया Cl O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऐसे और ऐसे। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये और ये और ये, मीन्स Cl और नेगेटिव चार्ज सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो वी कैन सी एंड से ऑल्सो दैट HClO का जो कॉन्जुगेट बेस आया उसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। HClO2 का जो कॉन्जुगेट बेस आ रहा है उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और उसमें नेगेटिव चार्ज को बड़ी अच्छी तरह से डिस्पर्स कर दिए। नेगेटिव चार्ज एक जगह रहेगा तो डीस्टेबलाइज करेगा, अनस्टेबल बना देगा सारे स्ट्रक्चर को, लेकिन यहां पे पहले वाले स्ट्रक्चर की अपेक्षा नेगेटिव चार्ज को काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 एटम्स के ऊपर। जो अगला वाला कॉन्जुगेट बेस है उसमें 3 की बजाय 4 पे डिस्पर्स कर दिया, ये और ज्यादा अच्छा डिस्पर्स हो गया है। उससे अगले वाले में और ज्यादा अच्छा डिस्पर्स हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास अब रेजोनेंस को देख के हम ये कह सकते हैं कि इसकी सबसे कम स्टेबलाइजेशन हुई, इसकी ज्यादा और इसकी सबसे ज्यादा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये इसी रूप में सबसे ज्यादा खुश है, तो ये H पॉजिटिव को नहीं अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। जब ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा देन इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये ClO3 नेगेटिव
ClO4 नेगेटिव से कम स्टेबल था, इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म्स आपने देखी हैं, इसकी अपेक्षा कम थी, और इसकी और कम, और इसकी तो कोई रेजोनेंस थी ही नहीं। सो आप सिंपली इन चारों को ड्रॉ करके आपको ये समझ आ सकता है कि इधर से इधर को जाते वक्त कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जिस तरह से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उस तरह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, यानी कि दिस इज द पुअरेस्ट वीकेस्ट बेस एंड दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वीकेस्ट बेस का एसिड स्ट्रांग होगा, दिस विल बी लेस स्ट्रांग, दिस इज स्टिल द लेस, एंड दिस इज द वीकेस्ट एसिड। सो हम क्या लिखेंगे कि as we move from HClO to HClO2 to HClO3 और HClO4, ये डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, the stability of the conjugate base formed increases due to more resonance structures। वो हम पहले ड्रॉ कर चुके। इसके कॉन्जुगेट बेस का कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, इसके 2 हैं, इसके 3 रेजोनेटिंग हैं और इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। और जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे ही देयरफॉर द टेंडेंसी टू रिलीज द H पॉजिटिव ऑब्लिक एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम HClO to HClO4 एंड ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि HClO4 से H निकाल देंगे तो भी ClO4 खुश रह लेता है, स्टेबल है, तो ये फटाफट H को छोड़ देता है। HClO3 का H निकालेंगे तो वो उतना स्टेबल नहीं है जितना ClO4 नेगेटिव होने वाला है, लेकिन फिर भी काफी स्टेबल है, और इसलिए ये भी H पॉजिटिव छोड़ देता है, लेकिन उतना जल्दी नहीं जितना ये छोड़ता है। और इससे कम जल्दी कौन छोड़ता है, HClO2 HClO3 से, ClO2 नेगेटिव ClO3 नेगेटिव से कम स्टेबल है, तो ये कम स्ट्रांग हुआ। और सबसे पुअर कौन हुआ, ये, क्योंकि ClO नेगेटिव बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ये H पॉजिटिव के बिना रह ही नहीं सकता, तो जब H पॉजिटिव को नहीं छोड़ेंगे तो आप अच्छे एसिड नहीं हुए। सो दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के इस तरह से बताएंगे तो ब्रोमीन आयोडीन के भी इसी तरह से होंगे। नाउ वी कम टू इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश। नाउ व्हाट इज दिस X? ये बड़ी वाली हेलोजन होगी, जैसे मान लीजिए अगर इस X की वैल्यू हमने Cl रख ली तो इस X की जगह क्या होगा, F, सेंटर में बड़ी और साइड में छोटी हेलोजन। अगर इस हेलोजन की जगह हमने Br कर लिया और इस X डैश की जगह Cl3, ऐसा फॉर्मूला हुआ, या I बड़ी वाली हेलोजन और छोटी की जगह हमने ले लिया फ्लोरीन IF5 या IF7, इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। दे कैन हैव आइदर ऑफ दीज फॉर्मूला। So how do we define them? The compounds formed by combination of two different halogens are called interhalogen compounds। और कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल ClF। अब पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें आता है कि इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स। जैसे अगर आप ClF3 की बात कर रहे हैं, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन और इवन मोर रिएक्टिव देन फ्लोरीन। तो ये क्लोरीन और फ्लोरीन से ही के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन कि जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन द हेलोजन्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। वो इसलिए कि जब दो हेलोजन्स के बीच का बॉन्ड बनता है, जैसे फ्लोरीन को F2 को छोड़ दें अगर, तो जैसे Cl और Cl का बॉन्ड है, ठीक है, दोनों एक साइज की हेलोजन्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए दोनों का कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो स्टेबल होगा। अब हमने क्या किया, Cl की जगह किसको लगा दिया, मान लीजिए F लगा दिया। अब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, यहां पे तो बराबर था इसलिए बॉन्ड सेंटर में रहा। अब फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इस बॉन्ड पेयर को, क्लोरीन अपने जोर से जितना खींच सकता है अपनी तरफ खींचेगा। जब दो लोग इस बॉन्ड को, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है इस बॉन्ड ने टूट ही जाना है। और बॉन्ड के टूटने का मतलब है कि
ये चीज फर्दर कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की दिक्कत क्या है कि वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बीच हैं, डिफरेंट हैलोजेंस के बीच हैं। और डिफरेंट हैलोजेंस को जाना जाता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होती ही है। तो डिफरेंट हैलोजेंस विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा। सिमिलर हैलोजेंस जब बॉन्ड बनाती हैं तो बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण उनका बॉन्ड चल पड़ता है, उनका बॉन्ड नहीं टूटता। मतलब यहां पे आप ये देख लीजिए कि दो अलग अलग तरह के लड़ाके लोग, इन्होंने आपस में एक समझौता कर लिया, लेकिन वो समझौता जल्दी ही तोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ये था कि दोनों एक जैसे थे, दोनों को पता था बेनिफिट्स हैं तो दोनों के हैं, नुकसान है तो दोनों, इनका बॉन्ड चल सकता है। व्हेन द हैलोजेंस आर सिमिलर द बॉन्ड इज स्टेबल, बट द डिसिमिलर हैलोजेंस ब्रेक अप द बॉन्ड जस्ट ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजेंस x डैश, x बड़ी हैलोजन है, x डैश छोटी हैलोजन है, इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन सिमिलर हैलोजेंस। सिमिलर हैलोजेंस मीन्स ऐसे x सिमिलर। कारण क्या है, द टू डिफरेंट हैलोजेंस विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मेक अ वीक बॉन्ड। और जब डिफरेंट हैलोजेंस के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है और सेम हैलोजेंस के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में क्या होता है, डिफरेंट हैलोजेंस के बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए दे ब्रेक अप इजिली एंड दे आर वेरी रिएक्टिव। अब इसके बाद बात करते हैं शेप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे x डैश वाला फॉर्मूले के कंपाउंड होंगे। x डैश कैसे हो सकता है, ClF, BrF, IF, BrCl, ICl, लाइक दिस। ClF का हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए क्लोरीन है 3s2 3px2 y2 एंड z1। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास और इसको फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो फ्लोरीन के पास भी pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो बड़ी सिंपल स्टोरी है कि क्लोरीन का एक बॉन्ड बनाया लेगा यहाँ पे और ये 1 2 3 इसके पास लोन पेयर होंगे। सेम वे फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होंगे एंड द शेप, बड़ी सीधी सी बात है, लीनियर शेप कहेंगे इसको। जब भी x डैश वाले फॉर्मूले का अगर इंटरहैलोजन कंपाउंड है तो लीनियर शेप आने वाली है उसकी। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है x डैश 3, लाइक ClF3, BrF3, IF3, ICl3, इस तरह से कोई भी होगा। वी टेक एन एग्जांपल। इन सब की ज्योमेट्री एक जैसी होगी हाइब्रिडाइजेशन में। ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमीन क्या है, 4s2 4p x2 py2 pz1। फिलहाल तो ब्रोमीन के पास क्या है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन BrF3 बना रहे हैं हम, यानी कि ब्रोमीन को 3 फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाने, और फ्लोरीन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 1। तो ब्रोमीन को भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। फिलहाल कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, आपको ये तो पता ही है कि इसके पास 4p है तो 4d भी इसका होगा ब्रोमीन का, और खाली पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके यहां चले जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो ऐसे हैं, यहाँ वाला 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये वाला ऐसे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पे। दिस इज 4p, दिस इज 4s एंड दिस इज 4d। अब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। यहां से बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा, ब्रोमीन सारे रिशफलिंग करेगा, सारी मिक्सिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ जाएगा, एक ऑर्बिटल s का यूज कर रहे हैं, 3 p का और 1 d का। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ने वाला है s, p के 3 और d का 1, sp3d1 आ जाएगा। और ब्रोमीन अब क्या करने वाला है, उसके पास 1 2 तो होने वाले हैं, 2 तो लोन पेयर होंगे, ये 2 1 ये 2 लोन पेयर, और 1 2 3 यहाँ पे ये एक कोवेलेंट बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाएगा, दूसरा दूसरे और तीसरा तीसरे फ्लोरीन के साथ। तो 1 2 3 ही क्या बनने वाले हैं, फ्लोरीन इसके पास, ब्रोमीन के पास 3 बॉन्ड पेयर। मतलब ब्रोमीन के इर्द गिर्द
2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होने वाले हैं। टोटल कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाइब्रिडाइजेशन भी हमें पता चल गई। देखिए, जब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, 5 में से 2 क्या है लोन पेयर और 3 क्या है बॉन्ड पेयर, तो 2 तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल थी। कि एक तो ये थी कि ब्रोमीन के इर्द गिर्द सेम प्लेन में आपके 3 फ्लोरीन आ जाते इक्विटोरियल पोजीशन पे। ये पोजीशंस जो हैं ब्रोमीन के सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, इनको क्या कहेंगे? इक्विटोरियल। और एक्सियल पोजीशन पे क्या चला जाता? आपका लोन पेयर्स चले जाते। तो देखिए, ये वाला लोन पेयर जो है वो इस फ्लोरीन को भी रिपेल करेगा, मतलब सॉरी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा 1, इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा 2 और इसको भी रिपेल करेगा 3। सेम वे ये नीचे वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। 6 रिपल्शंस यहाँ पे साफ दिख रही हैं। और इस तरह की ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर ऐसी ज्योमेट्री बनाते हैं तो यहां पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगी, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होंगी। अब यहां पे इस ज्योमेट्री में रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत हाई हो जाएगी, इसलिए इस ज्योमेट्री का तो स्कोप नहीं है। इस ज्योमेट्री में ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होंगी। हाँ, थोड़ा लोन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो कायदे से तो ये वाली ज्योमेट्री जिसको हम टी शेप कह सकते हैं वो बननी थी, लेकिन यहां भी एक दिक्कत क्या आएगी? इन लोन पेयर्स की आपस की रिपल्शन होगी, और आपस की रिपल्शन होगी प्लस ये लोन पेयर इस बॉन्ड के पेयर को रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा। तो ये बॉन्ड पेयर इससे बचने के लिए किधर को भाग जाएगा? थोड़ा इस तरफ को, और ये किधर भाग जाएगा? इस तरफ को, ऐसे। मतलब ये फ्लोर ऐसे आ जाएंगे। तो फिर ज्योमेट्री जो है वो ऐसी नहीं रहेगी, इट विल टर्न। ये प्रैक्टिकली कैसी होगी? ऐसी होगी। ब्रोमीन और सीधा टी नहीं बनाएंगे आप, ये टी थोड़ा मुड़ गया हुआ है, इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बेंट टी शेप। ना हम ऐसी वाली ड्रॉ करेंगे, ना हम ये वाली ड्रॉ करेंगे। हम कौन सी ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे? बेंट टी शेप। इसके बेंट यानी कि मुड़े हुए होने का कारण क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा वाला हो गया। तो इसका नाम आ गया बेंट टी शेप्ड ज्योमेट्री। तो ये था मतलब जो BrF3 या XX-3 के फॉर्मूले वाले जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स थे। देन इज XX-5 फॉर्मूला वाला, जैसे IF5, BrF5, ClF5 एटसेट्रा। तो इसमें जैसे आयोडीन का ही एग्जांपल ले ले, इट हैज 5SN5P with vacant 5D। अब फिलहाल तो आयोडीन इज इन ए कैपेसिटी टू मेक जस्ट 1 कोवेलेंट बॉन्ड, इसका एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बनाने कितने हैं? 5 फ्लोरीन्स के साथ, चाहे ये किसी को भी ले ले, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं। मींस आयोडीन मस्ट हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हो जाएंगे, एक इसको प्रमोट कराएंगे, एक इसको प्रमोट कराएंगे, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 रह जाएगा, यहाँ भी, यहाँ पे 2 रह जाएंगे, और एक जो यहाँ से प्रमोट करवाया वो यहाँ, और यहाँ से प्रमोट करवाया वो यहाँ। सो वी हैव हाइब्रिडाइजेशन क्या बन? 5S 5P एंड 5D। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2, डी के 2 ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं sp3d2। ओके, अब जब बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे भी बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक के साथ यहाँ, एक के साथ यहाँ, एक के साथ यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर होने वाले हैं। यहाँ पे फ्लोरीन के साथ इस तरह से
फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयरिंग करवाएगा, तो 5 बॉन्ड पेयर। और ये छठा क्या है इसका अपना जो है लोन पेयर। सो आयोडीन के पास क्या होगा, 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे आयोडीन के इर्द गिर्द। सो इन दैट केस हमें तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने वाले हैं। आयोडीन जो है ऐसे सेंटर में है, ये आपका लोन पेयर आ गया। 4 बॉन्ड पेयर इसने इस स्क्वायर प्लेन में एडजस्ट किए और 5वां जो है वो इस तरह इससे नीचे की तरफ। सो ये एक प्लेन आ गया स्क्वायर और एक पिरामिड इससे नीचे बनने वाला है। ये नीचे की तरफ जो आपने फ्लोरीन बना दिया ये इस प्लेन के ऊपर, दिस इज 1 प्लेन, ये एक प्लेन है। ये आयोडीन और 4 फ्लोरीन एक प्लेन में है और लोन पेयर ऊपर वाले प्लेन में और ये वाला फ्लोरीन नीचे वाले प्लेन में। तो इस ज्योमेट्री को हम कह देते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन जा रहा है इसलिए। देन वी टॉक अबाउट IF7. IF7 means 5s2 5p x2 y2 and z1. 5d is vacant, but we have to make 7 covalent bonds with fluorine, so we need 7 unpaired electrons. यहाँ पे तो अनपेयर था, यहाँ वाला एक उठाया यहाँ रखा, 3 अनपेयर हुए। यहाँ भी 2 में से एक रहने दिया, एक 5 अनपेयर्ड हो गए। यहाँ वाला भी एक लिया और यहाँ प्रमोट कर दिया। सो वी गेट द हाइब्रिडाइजेशन sp के 3 और d के 3, sp3d3। एंड ज्योमेट्री जो है, तो अब 7 जो आयोडीन के इर्द गिर्द जो हैं वो सातों के सातों क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ज्योमेट्री जो होने वाली है, आयोडीन 1 2 3 4 5 फ्लोरीन्स को सेम प्लेन में एडजस्ट करेगा। 6th और 7th फ्लोरीन जो है दे विल बी अबव एंड बिलो दिस प्लेन। इस प्लेन को देखें, ये 5 फ्लोरीन और 1 आयोडीन एक ही प्लेन में हैं, लाइक दिस। अच्छा, अब एक फ्लोरीन ऊपर, तो ये इस तरह से एक पिरामिड। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पेंटागन। और पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है, एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है। तो ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा पेंटागनल बाय पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन लिखना जरूरी है, ज्योमेट्री का नाम भी लिखना इसमें जरूरी था। तो इस तरह से इन सब की ज्योमेट्रीज हो गई। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि IF7 तो हो सकता है, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें कि BRF7 होगा तो वो नहीं हो सकता। मतलब ओनली आयोडीन हैज हेक्सा halide around it. Rest of the halogens cannot form interhalogen compound with this formula. Why? Because iodine जो है उसका साइज काफी बड़ा है, like this is iodine, काफी बड़ा है। तो ये अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे 7 फ्लोरीन तो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप ब्रोमीन को कहें तो ब्रोमीन तो खुद ही छोटा है। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन्स ब्रोमीन अपने इर्द गिर्द एकोमोडेट नहीं कर सकता ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ब्रोमीन। आयोडीन क्यों कर सकता है कि आयोडीन का साइज काफी बड़ा है, इसलिए इट कैन एकोमोडेट 7 फ्लोरीन्स अराउंड इट। तो ये भी आप इस चीज को याद रखें कि ये इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि
रेडियस रेशो ऑफ एक्स एक्स डैश, एक्स है बड़ी वाली हेलोजन और एक्स डैश है छोटी वाली हेलोजन, जिसकी ये रेडियस रेशो हाईएस्ट होगी वो सबसे ज्यादा एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एकोमोडेट कर लेगा। तो अब आयोडीन का रेडियस बहुत बड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द फ्लोरीन जो है वो छोटा है, तो आयोडीन की रेडियस रेशो आई और एफ की रेडियस रेशो जो है वो हाईएस्ट है। देयरफॉर आयोडीन इज केपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ other halogen atoms like fluorine to accommodate around 8। तो IF7 में इसलिए 8 एटम्स का ये मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी एक्स एक्स डैश रेशियो जो है वो हाईएस्ट है।